बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौम की बेटी थी, वो औरत थी या जादू थी, वो मुर्दा होकर ज़िंदा है, तुम ज़िंदा होकर मुर्दा हो। वो दुखी देश की कोयल थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। जी हाँ, बेनज़ीर थीं। वो ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं, बल्कि तमाम सियासतदानों के लिए एक रोल मॉडल भी थी। वो पाकिस्तान की वाहिद और इकलौती सियासतदान हैं जिनकी परवरिश किसी जर्नैली नर्सरी में नहीं हुई। उनके सियासी दामन पर किसी जर्नैल का हवाला तक नहीं। वो एक बेखौफ और निडर अवामी लीडर थी। वो सही मानों में, जी हाँ सही मानों में, अपने बाप की बेटी थी। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के बाद मुल्की तारीख के सबसे बड़े आमिर जनरल ज़ियाउल हक को चैलेंज करने सन 1985 में जब वो पाकिस्तान आई तो मानो जैसे पूरा लाहौर, जी हाँ पूरा लाहौर उमंड आया हो। भुट्टो की बेटी को वेलकम करने के लिए लाखों लोग, जी हाँ लाखों लोग लबों पर जिए भुट्टो का नारा सजाए लाहौर के गली कूचों में निकल आए थे। किसी भी रहनुमा के लिए मुल्की तारीख का वो सबसे बड़ा अवामी वेलकम था। कायदे अवाम की बेटी उस दिन से लेकर मरते दम तक हमेशा हमेशा के लिए अवाम से जुड़ गई। वालिद के शहादत के बावजूद, मेरे भाई के शहादत के बावजूद, मेरी माँ के बीमारी के बावजूद, मेरे इतने लंबे अरसे नजरबंदी के बावजूद सियासत में हूँ, इस मैदान में हूँ, मैं हूँ, इसलिए मुझे मोहब्बत है मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ, मेरे धरती के साथ। बेनज़ीर भुट्टो जहाँ जाती सबको अपना बना लेती। उनकी अवामी जद्दोजहद देखकर ताकत के ऐवान लरज़ उठते थे। अवाम में बढ़ती मकबूलियत ने जनरल ज़िया की नींदें उड़ा दी थी। मुल्की तारीख में फिर वो दिन भी आया जब पाकिस्तान का ताकतवर तरीन डिक्टेटर एक निहत्ती लड़की से डर गया और उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उसे लांढी जेल में कैद करना पड़ा। बेनज़ीर को बार बार पाबंदे सलासल रखा गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, अवाम और पार्लियामेंट से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर वो सब ताकतों को शिकस्त देती पार्लियामेंट जा पहुंची। मगर वहां भी उन्हें काम नहीं करने दिया गया। मुख्तदर कुव्वतें उन्हें पार्लियामेंट से निकालती और वो हर बार, जी हाँ हर बार अवामी मैंडेट से दोबारा पार्लियामेंट जा पहुंचती। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ारत उज़्मा तक पहुंची, मगर साजिशों का शिकार रही। पे दर पे साजिशों से वो समझ चुकी थी कि पाकिस्तान में सारा खेल चंद मुख्तदर कुव्वतों का रचाया हुआ है। वो पार्लिमानी निज़ाम की सबसे मजबूत आवाज़ थी। हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आज़म के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निज़ाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निज़ाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उनकी किरदार कुशी भी की गई। उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, उन पर भोंडे और बेतुके इल्ज़ामात भी लगाए गए, मगर वो डटी रही। मुखालफिन की हर तनकीद का जवाब गाली से नहीं दलील से दिया। झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं, कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, बेनज़ीर जमहूरियत की सबसे खालिस और सबसे ऊंची आवाज़ थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे आमरीत में उन्हें जिला वतन होना पड़ा। वतन वापसी पर भी वही खेल रचाया गया। बेनज़ीर भुट्टो को मारने की मुसलसल कोशिश की जाती रही, बम धमाके होते रहे, मगर बेनज़ीर डटी रही, आमिरों को मुसलसल चैलेंज करती रही, जमहूरियत के लिए लड़ती रही और लड़ते लड़ते 1 दिसंबर की शाम दुखी देश की कोयल पर आफत टूट पड़ी। रावलपिंडी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करके निकली तो उन्हें शहीद कर दिया गया।
पाकिस्तान बेनज़ीर से महरूम हो गया। ज़ालिमों ने बड़ा जुल्म किया। अगर 27 दिसंबर को 2007 को ये जुल्म ना होता तो बेनज़ीर भुट्टो आज 69 बरस की होती और आज अपनी सालगिरह मना रही होती। हैप्पी बर्थडे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हैप्पी बर्थडे टू यू। You can imprison a person, but not an idea. You can exile a person, but not an idea. You can kill a person, but not an idea. अस्सलामुअलैकुम। और आज सीधी बात में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ऑफ कोर्स मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत चीमा साहिबा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत पराचा साहब, एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। शैला रज़ा साहिबा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विद अ वेरी हैवी हार्ट एंड ऑफ कोर्स आज बहुत बड़ा दिन है बिकॉज जिस शख्सियत के बारे में शो का आगाज़ किया, द बॉडी ऑफ वर्क इज़ टू बिग। सादा सवाल आपके सामने रखूँगी, मौजूदा दौर की सियासत को सामने रखते हुए इसका जवाब दीजिएगा। अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो पाकिस्तान कैसा होता? वो क्या करती हैं आज के पाकिस्तान के साथ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान जो खारजा सतह पे तन्हा हो गया था और अब हम कुछ उसमें तब्दीली देख रहे हैं, तो सोचें कि अगर वो होती तो क्या होता। पाकिस्तान कभी तन्हाई का शिकार ना होता, पाकिस्तान कभी फैटफ की ग्रे लिस्ट में ना जाता, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि टेरर फाइनेंसिंग में जो है वो हो सकती है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में कोई ऐसा ना होता जो टेररिस्ट के लिए जो है फातिहाएं कराता, उनकी हलाकतों पे कंफ्यूज होता, और इन ख्यालात की वजह से टेक्निकली पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट में चला जाता, या पाकिस्तान में कोई ऐसा कैदी फरार ना हो पाता जो हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का कातिल होता। तो ये फर्क है कि पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत ना होती, पाकिस्तान जो है उसमें जमहूरियत फलती फूलती, पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान ना होता जो कहता मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, और पार्लियामेंट में लोग ऐसे होते कि वो कहते कि अगर बेनज़ीर 16 मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट में खड़ी रह सकती है और ऑपोजिशन कर सकती है तो इस मुल्क में सिर्फ पार्लिमानी ही निज़ाम चलेगा, ये सोच होती। और जो हम आज जो हम चाइना से मदद के साथ थर में 660 मेगावाट बना पाए हैं, 97 में भी ये काम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो हमारे मुल्क की पॉलिसी थी कि जब एक हुकूमत चली जाती थी तो दूसरा आकर उसके मामलात को रोल बैक कर देता था, और इसी तरह मुल्क की क्रेडिबिलिटी खत्म होते होते आज यहाँ पहुंची कि IMF को भी जो है अब आप राजी कर रहे हैं कि जी हम आपकी शराइत पूरी करेंगे। पाकिस्तान की माशी पॉलिसी हमेशा एग्री बेस्ड होती, क्योंकि मुल्क एग्रीकल्चरल कंट्री है, और हमारे लोग अपने अपने एम्बिट में रहकर इदारे काम करते हैं, और ये वजूहात थी जिसकी वजह से उनको हटाया गया कि सब अपने एम्बिट से निकले, एक दूसरी जगह पे आए। मुल्क में जो है टेररिज्म को जो है इस्लामी कलर दे के आगे बढ़ाया गया। ये सारी बातें हैं जिनको हम करते हैं, तो ये एक दूसरे से वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आ गई थी, शायद हम उसमें और आगे और बेहतर हम परफॉर्म करते और अपने। खैर शैला बीबी, वो होती तो ये होता, वो होती तो ये होता, लेकिन आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ है। और ज़रा आज के पाकिस्तान की मैं कुछ बात कर लूँ। ये मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत। सवाल सुन लीजिएगा, यही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी। शैला बीबी, आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज 8 साल बाद महफूज कर लिया गया है। पता नहीं कब आएगा, मुझे नहीं पता पब्लिक कब होगा, कब सुनाया जाएगा, लेकिन आप क्या समझती हैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन, बहैसियत एक सीनियर पॉलिटिशियन, क्या आप समझते हैं कि क़वानीन के हिसाब से फ़ैसला आना चाहिए और किसी जमात को अगर ये साबित हो जाता है तो उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, या फिर आप ये समझती हैं कि आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ की जो पॉलिसी है नज़रिया ज़रूरत के तहत वो अपनाई जाए?
कि पाकिस्तान के हर केस में इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ को बताना नहीं पड़ता, इंसाफ बोलता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि डिलेड जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। अब 8 साल नवंबर 2014 से लेकर आज तक, जबकि इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं रियासत मदीना का दाई हूँ, जब हमारे दौर में अगर कोई इल्जामात लगे तो हम कहेंगे कि पहले हमारे घर से शुरू करो। लेकिन अपने पूरे दौरे हुकूमत में और सिर्फ ऑपोजिशन पे जो मुकदमे बना सकते हो बनाओ। तो मैं ये समझती हूँ कि अब ये ममनुआ फंडिंग केस जिसे कहा जा रहा है, एक ही बात है, मैं इसको आगे आपके साथ साबित भी करूंगी कि इलेक्शंस ऑर्डर्स के हिसाब से जो है इसमें वही बातें हैं जो ये कहा जा रहा है कि इसे फौरन नहीं कहो। बहरहाल किसी चीज में बेइंसाफी के लिए काफी है कि उस पर फैसला न दिया जाए। ऑल राइट, मुसरत चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मुसरत? मैं क्योंकि आपसे फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानना चाह रही हूँ कि आपको भी इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको एतमाद नहीं है। फ़ैसला अगर आपके हक़ में भी आ जाए फिर भी आप इसी तरह कैंपेनिंग करेंगे उनके ख़िलाफ़ और फिर भी आपके नज़रियात वही रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन नहीं कर रहे, जो रियलिटी है वही आवाम के सामने रखना। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हमारे कुछ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि एविडेंस बेस्ड हैं। कैंपेन वो होती है कि जिसमें कोई हकीकत ना हो और आप खुद अपने पास से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है बेनिश, हम लोगों के ख़िलाफ़ जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी तो गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में कि हमारे से जो पहले की बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी और बाकी तमाम सियासी जमातें, उन तमाम की भी इसी सिनेरियो के अंदर सारे जितनी भी जिस तरह की भी फंडिंग होती है उसको भी आवाम के आगे रखा जाए और फिर एक ही दफ़ा तमाम सियासी जमातों के, चाहे छोटी जमात है बड़ी जमात है, उनके बारे में जो भी आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आवाम के आगे लाई जाएगी। बहरहाल हमारी इसमें सुनवाई नहीं हुई, ये हमारे चीज़ों को बाहर लेके आ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें भी समझने वाली ये है, हमने 40,000 प्लस एविडेंस बेस्ड, जिसमें ID कार्ड मौजूद है, जो हमारे डोनेशंस देते हैं लोग, चाहे वो पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम फॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते बेनिश। लेकिन इन्होंने अगर किसी ने मैं 40,000 की बात करें, अगर किसी ने 400 बंदे का भी कोई एविडेंस, ID कार्ड, सारी डिटेल्स दी हो तो मुझे बता दें। ये जो सियासी जमातें हैं इनको भी चाहिए कि ये मैदान में उतरें और ये कहें कि जी ये है वो ज़राए जो हमें फंडिंग देते थे लेकिन इनकी ठीक नहीं थी। देखें, आपको हमेशा सियासी जमातों के तनाजुर में एप्पल वर्सेस एप्पल का जब तक आप तज्जिया, आप डिसीजंस नहीं देंगे तो उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा। लेकिन मैं तवक्को रखती थी बिनिश कि आज का तो टॉपिक ये होना चाहिए, वो काला कानून जो कि नैब के अंदर जिस तरह से और FIA के केसेस के अंदर जिस तरह से इन्होंने अमेंडमेंट करके अपने आप को छूट दी है, यानी कि आज अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को बालातर कर दिया है और पाकिस्तानियों की तौहीन की है। कर लिया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी तैयारी ज्यादा है। DSN जी लेट थी। अच्छा नहीं, मैंने कल किया था ये टॉपिक, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी तैयारी इस पे ज्यादा है, तो मैंने भी आपसे फिर एक सवाल कर लेना है। लेकिन नहीं, आप अगर इसी पे करना है तो कर ले, लेकिन देखें, मैं पराजय साहब को तो शामिल मैं एक आखिरी बात कर लूं बेनिश, आखिरी बात कर लूं बेनिश, आपका ये टॉपिक ये भी बहुत अच्छा है, इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो हकायक अवाम के आगे रखे और जो हकायक अवाम के आगे रखे इलेक्शन कमीशन ने PTI के बारे में, मैं ये आज भी दरख्वास्त करती हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो तमाम उसी तरह की सेम उनका तज्जिया उनसे मांगे रिपोर्ट। और जब से ये सियासी हमने देखे, जब से हमारी सियासी जमात मार्जे वजूद में आई तब तक का हमने हिसाब दिया है, तो जब से PMLN है वो भी दे, जब से पीपल्स पार्टी है वो भी दे, सिंपल। सब दें। चले जी, मेरे साथ बने रहे शौकत पराचा साहब को सुनिए। शौकत पराचा साहब के तज्जिए को इज्जत दें। अस्सलाम वालेकुम शौकत, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। शौकत साहब, 8 साल के बाद फैसला महफूज किया गया है, बहुत शिद्दत से सबको इंतजार है इस फैसले का कि क्या होगा। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और मैं इसीलिए आपसे इसका जवाब जानना चाहती हूँ, मौजूदा हालात में
کیا فیصلہ عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا ہے؟ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ عمران خان کنٹینیوسلی الیکشن کمشنر کے حوالے سے یہ کیمپین چلاتے آ رہے ہیں اور ان کو یہ تانا دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی وہ تو اپنی انسٹرکشنز اور ڈکٹیشنز جو ہے مریم نواز صاحبہ سے لیتے ہیں. بینش بہت شکریہ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اپنی پریفرنس کا ٹاپک جس طرح کہہ رہی تھیں، مجھے لگا جو آپ نے آج انٹرو دیا ہے اسی ٹاپک پہ رہیں گی. وہ اتنا امپریسو آپ نے باتیں سنوا دیں، اور وہ پوری جو میری اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے ایز اے جرنلسٹ، مجھے ساری وہ باتیں یاد آئیں جو بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم بیٹھ کے کیا کرتے تھے. یہیں اسلام آباد ہالیڈے ان ہوٹل میں APNS کا ایک فنکشن تھا جب بی بی کی دوسری گورنمنٹ تھی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے وہ بات کی تھی کہ اخبار تو سچ جھوٹ لکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. پھر آپ نے ایک 97 کا کلپ سنایا ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں شاید آگ لگی ہوئی تھی اور سینٹ ہال میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا. اس سپیچ جب وہ کر رہی تھی میں بالکل گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ احتساب الرحمان اس وقت تھے احتساب کمیشن کے سربراہ. تو وہ کہتے تھے کہ جی زرداری صاحب کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، اور بی بی یہی دودھ والی وہ باتیں کر رہی تھی. پھر آپ نے ایک اور ساؤنڈ بائٹ سنوائی جو کہہ رہی ہیں کہ میری مدر بیمار ہیں لیکن میں پھر بھی آئی ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 94 جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا آج بھی کوئی حالات نہیں بدلے. اس وقت بے نظیر شہید کہا کرتی تھی کہ میری مدر بیمار تھی میں پھر بھی آ گئی. آج مریم کہتی ہیں کہ میری مدر بیمار تھی میں جیل کے لیے آ گئی، میری مدر وہاں پیچھے ڈیتھ ہو گئی. اور یہ بھی ظلم ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کو مر کر ثابت کرنا پڑا کہ ہاں وہ بیمار جینوئن بیمار تھیں، وہ بہانہ نہیں بنا رہی تھیں. بہرحال ابھی میں آخری جو اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آخری دن جب لیاقت باغ کا جلسہ تھا، مجھے یاد ہے سرینا ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی. وہ حامد کرزئی صاحب سے مل کے نیچے اتری تو 2007 کے الیکشن کی کیمپین تھی. اس دن چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان چھپا تھا کہ پیپلز پارٹی کو صرف 10 سیٹیں ملیں گی. تو میں نے بی بی سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا آپ تو کیمپین چلا رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں 10 سیٹیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ کاف لیگ کو جگہ نہیں ملے گی، اور ایگزیکٹلی خیر ان کی تو شہادت ہو گئی. اس کے بعد جو الیکشن ہوا تو پھر کاف لیگ کو جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور آج تک کاف لیگ، اب تو خیر کاف لیگ ویسے ہی بکھر گئی، ایک گھر پہ مشتمل تھی اور وہ گھر بھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا، ہر کوئی اپنا راہ چلا گیا. لیکن یہ جو فورن پروہیبٹڈ فنڈنگ، چلے فورن فنڈنگ نہیں کہہ رہے، دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت یہ فیصلہ ہونا ہے، اور اس کا سیکشن 4، 5، 6 اور 13 وہ بڑے کلیئر ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے ایک تو وہ چلی جائے گی اسٹیٹ کے کھاتے میں، یعنی جو پیسے کے حوالے سے ہے. لیکن سیکشن 5 میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جو پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ ان رائٹنگ دیں گے، گوشوارے میں لکھیں گے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں. آئی وش کہ آپ کے پروڈیوسر وہ سیکشن جو میں بتا رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کہ وہ دکھائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. جب پارٹی لیڈر نے باقاعدہ لکھ کے دیا، جو ان دیٹ کیس جناب عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا اس وقت کہ ہاں ہمارے جو ہے نا وہ ذرائع کا ہمیں علم ہے اور یہ ذرائع صحیح ہیں. اب آ کر اگر وہ ذرائع کچھ اور نکل رہے ہیں تو پھر وہ لائبلٹی اس بندے پہ پڑے گی جس نے سائن کیے، اور ان دیٹ کیس وہ جناب عمران خان ہے. ایک اور فرق بھی ہے جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور پی ٹی آئی میں ہے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز بالکل صحیح فرما رہی ہیں چیمہ صاحبہ کہ ان سے پہلے کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ زیادہ عرصہ سیاست میں رہی ہیں، ان کو زیادہ they are supposed to know more about the rules and regulations. لیکن ان کی فنڈنگ کو کویسچن کیا سیاسی مخالفین نے، جو کہ ان دیٹ کیس پی ٹی آئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کو کویسچن کیا ان کے اندر سے ان کے ایک بانی رکن نے. میں جسٹس وجیہ الدین کی بات نہیں کر رہا، میں حامد خان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایس بابر صاحب کی. اور وہ پھر اسی ایج میں لے جاؤں گا، یہاں بازار روڈ پہ G64 میں پی ٹی آئی کا دفتر ہوتا تھا. اکبر ایس بابر سارا دن بیچارے اکیلے بیٹھے ہوتے تھے. تو اب انہوں نے چیلنج کیا ہے، یہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ ضرور لنکا ڈالتا ہے.
خیر جی، قوم انٹرسٹڈ ہے، پی ٹی آئی تو انٹرسٹڈ ہے ہی ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن ہم سارے بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور کب ہم تک پہنچایا جاتا ہے. اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے ود دا سیم پینلسٹ. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں جی شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، شوکت پراچا صاحب آج ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. میں آپ ہی سے آغاز کر لیتی ہوں شیلا رضا صاحبہ. سوری فار اے لانگ بریک بیکاز دیر واز اے بریکنگ ایز ویل. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا معاملہ اس حکومت کا چل رہا ہے، جیسے کہ سکوک بانڈز جاری کر دیے اس حکومت نے، ظاہر بات ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے فار وٹ ایور ریزنس. 4 ایسی املاک ہیں، 5 ایسی املاک ہیں جن میں جی ٹی روڈ، اسلام آباد ایکسپریس وے ہے، مکران ہائی وے ہے، کراچی پورٹ کی ایسٹ اینڈ ویسٹ شامل ہے. اس کے اندر وہ چیزیں آپ نے وہ گروی رکھ دی ہیں. پچھلی حکومتوں میں جب ایسی باتیں آتی تھی، ایسی خبریں آتی تھیں تو آپ اتنی تنقید کرتے تھے کہ ان لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا. اب کیا ہو گیا؟ آپ کو پاکستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا گروی رکھنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانی گورنمنٹ تھی اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں، لیکن اس وقت تو یہ باتیں بالکل صاف سامنے آ چکی ہیں کہ $1 ارب حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ان کی شرائط نہیں مانی. یہ IMF کی ویب سائٹ پہ شرائط ہیں جس میں جو ہے ان کو کیا کیا کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور کس طرح سے یہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا، میں اتنی جلدی ان سبجیکٹس پہ بات نہیں کر سکتی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سبسڈی دی جانے کی بات کی جا رہی ہے، اور کچھ ہمیں G20 ممالک سے بھی جو ہے وہ کچھ قرضوں میں ریلیف ملا ہے، اور باقی یہ بات کی جا رہی ہے کہ 1 آدھ دن میں IMF سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو اب کچھ تو انہوں نے کرنا ہی ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن باقی میں اس پہ آج نہیں بات کر سکتی. ہاں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پہلے ٹاپک پہ کہ الیکشن کمیشن کو یہ فائنڈنگ کرنی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہونے والی فنڈنگز جو ہیں ممنوع ہیں یا نہیں. اگر وہ ممنوع ثابت ہوتی ہیں تو جس طرح فیصل واڈا کے کیس میں ہوا، اس طرح سے عمران صاحب کی جو ممبرشپ ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ پہلے ہی بتا چکی ہے کہ فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے. اس کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے کہ جو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور یہ کہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے دی ہے، اور اس پارٹی کو ڈیزالو کیا جائے. تو یہ 2 باتیں ہیں. آل رائٹ. مسرت چیمہ صاحبہ، صرف آپ کی بھرپور فرمائش پر، کیونکہ آپ کی تیاری ہے تو ذرا بتا دیں پھر کتنی تیاری ہے آپ کی نیب والے اس پورے ایشو کے اوپر. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں، وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جو وزیر قانون ہے نا وہ تو سب کو بتا رہے ہیں، نیشنل ٹی وی پر آ کے بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی 2 آرڈیننسز پاکستان تحریک انصاف لائی جس کے اندر 85% کیا کہتے ہیں اس کو 85% جو ہے وہ ترامیم آپ آلریڈی 2 آرڈیننسز کے ذریعے نیب قانون میں کر چکے ہیں. صرف 15% کے لیے آپ نے احتجاج کیا، یوم سیاہ منایا، سے 15% پہ آپ کو پرابلم ہے. بینش وہ 15% سن لو میری جان، اور پاکستانیوں کو بھی وہ خوشخبری سناؤ کہ جب یہ جو بھی کوئی صاحب اقتدار اپنی فیملی کے نام پہ جو بھی پراپرٹی کرے گا اس کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. یعنی کہ آپ کرپشن کریں، سی ایم پی ایم بنے، اس کے بعد کرپشن کر کے اپنی بیگم صاحبہ یا ایل او عیال کے نام لگائیں تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد کہ جو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جو بے نامی اکاؤنٹس میں ہوگا، اگر اس میں سے آخری ٹرانزیکشن جو ہے وہ انڈر ڈسکشن انڈر ٹرائل ہوگی، اس سے پہلے جو ہو گیا اسے ہو گیا. یعنی کہ آپ اربوں روپے ڈالیں، اس کے بعد وہ نکال لیں، اور پھر اگر 100 روپیہ 20 روپے پڑے ہوئے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کہ اگر ڈیورنگ ٹرائل کہ جس پراپرٹی کے اوپر کیسز ہیں وہ آپ بیچ سکتے ہو. تو یعنی جب تک کیس ماشاءاللہ سے ادھر تو نسلیں دیکھیں نا کب سے پیٹ پھاڑنا تھا زرداری صاحب کا، میاں صاحب نے مدتیں ہو گئی، ہم تو بڑے ہو گئے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا.
तो उस दौरान वो प्रॉपर्टी माशाल्लाह जो करप्शन के पैसे से कमाई होगी वो बेच सकते हैं। लिहाजा ये 15% जो अमेंडमेंट्स है ना, ये मुल्क और कौम के ऊपर इतनी भारी है और ये लाइसेंस टू करप्शन है सीधा सीधा। ये एक फिक्रा लिखते 1% लिखते अमेंडमेंट करते कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को सुन लो ना बिनिश, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को अथॉरिटी दी जाए, लाइसेंस दिया जाए करप्शन का, जो कि कह रहा है एहसन इकबाल। एहसन ने क्या बोला, उसने कहा, आपने सुन लिया है, पहले उसने जो आज का सीएम है उसने कहा था बच्चों करप्शन तो होती है, ये तो होती रहनी है, यानी मियां लांदा भी है तो खांदा भी है, फिनोमिना बिकॉज इनका मुकाबला जरदारी से था। जरदारी कुछ भी नहीं करता, इन्होंने कहा हम तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लांदा भी है तो खांदा भी है। सुन तो लो ना, सुन तो लो ना। अगली बात सुने, आखिरी बात, अगली बात वो ये कि इन लोगों, अभी जो मैं ये कहती हूँ कि ये जो रजीम चेंज, साजिश, मुदाखलत की बहस खत्म होगी जब खुर्रम दस्तगीर की आप बात सुन ले। वो बेचारा ये कह रहा है कि हमारे ऊपर इन्होंने केसेस कर दिए थे, हमें वो केसेस भी खत्म कराने थे, इस वजह से ये रजीम चेंज का हम हिस्सा बने, हमें पता तो था ये मसाइल है लेकिन हम आ गए। लिहाजा अब ये चाय की 2 प्यालियां कौम के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, उसे इकॉनमी ठीक करने की बातें करें और फिर कहते हैं कि बांग्लादेश और भारत के अंदर भी करप्शन थी और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो करप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। शेम ऑन दिस आइडिया। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये जो जाली अरस्तू साहब करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के आगे अपने आप को खुलम खुला एक्सपोज करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अवाम को पता है कि ये 15% या 10% जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं ना, ये लाइसेंस लिया है, ये NRO 2 NRO 1 जो जनरल मुशर्रफ ने दिया था उससे कहीं ज्यादा कौम को भारी पड़ा है। वजह तब तो मुशर्रफ खुद था और उसने इनको NRO दे के दफा कर दिया था, जाए जी इस मुल्क से बाहर, 10 साल के लिए गायब हो जाओ। अभी ये खुद बैठे हैं, ऑल राइट, देखें अभी ये खुद बैठे हैं। और फिर ये जो इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ इन्होंने किया है, यही मुदाखलत, यही साजिश थी जो इंटरनेशनल फोर्सेस आपके मुल्क को दिवालिया करना चाहती थी, उस तरफ ये तेजी से ले गए। ये गुलाम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम इसलिए कहते थे जो आज आपके मुल्क के हालात हैं। आज इस मुल्क में सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास सारे औफका का शिकार है, ना बिजली है ना पानी है। और मशवरा क्या आया है तजर्बाकार टीम से, जी चाय की 2 प्यालियां कम कर दे माशाल्लाह से। और आगे अगला मशवरा सुनिएगा, जब आटा 100 रुपए का हो चुका है वो कैसे, हुकूमत की कुर्सी ऐसी होती है। ये मैं शौकत पराचा साहब से पूछूंगी। शैला भी आप ऐड करना चाह रही हैं? ऐड कर ले, मुझे फाइनल कमेंट शौकत पराचा साहब से लेने हैं। जी शैला, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए बात यह है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई फ्रंट वुमेन के नाम जमीनों की जमीनें पता नहीं कितने कनाल अलॉट करता जाएगा और फिर सब होगा तो नैब में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अयान अली फलूदे वाला, वो मकसूद चपड़ासी 16 अरब रुपए आपने साबित नहीं की, वो आपने साबित नहीं की 3 साल 8 महीने में, वो आपने साबित नहीं की, टीवी शो में साबित नहीं की, आपने तो चपड़ासी की और मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर दी ना, महल साबित हो गया था, ठीक है ना, ज्वेलरी साबित हो गई थी कि हार चोरी करके ले गए थे। यूसुफ रजा गिलानी की जो बेगम साहिबा थी, आपके पास सबूत है? बनाए। देखिए मुझे बात करने दे, इनकी चीखों को कम करें अपने मुआवजे। मैं जो हूँ FIA में जाओ वो तो आपके अंडर है। मेरे पास वक्त कम है मैडम, प्लीज आपकी बात सबने तसल्ली से सुनिए। परमिशन पे बोली थी, इनको चीखें लग रही है। जी जी, मैं आपकी परमिशन पे बोली थी, इन्हें क्यों चीखें लग रही है? इनकी चीखों पे पानी पिलाएं। जी, यूसुफ रजा गिलानी का हार के केस का फैसला आप देख सकती हैं। आधी बात ना किया करें, तोशा खाना और 5 खैरात की अंगूठी पे भी काम होना है। ये जो आप बात कर रही हैं, कोई ऐसी चीज साबित नहीं हुई, सबूत है तो सामने लाए, झूठ मत बोलें। तो अल्लाह ताला इसे पानी पिला दे कोई। और 3 साल 8 महीने केस रहा है, हमने तो नहीं भेजा ना अयान अली को, केस कोर्ट ने भेजा है। आप कुछ साबित नहीं कर सके ना, फलूदे वाला का बता दो, कहें तो नाम बताऊं आपकी, अरे यार इसको पानी पिला दो। और मैं कहें तो आपके उन लोगों के जो आपके मरकजी सेक्रेटरीट है, उन लोगों के नाम बताऊं जिनके ऊपर आपने करोड़ों रुपए मंगवाए हैं और उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके बताओ, आप केसेस बनाए, 3 साल 8 महीने थे, उनको टीवी पे क्या शो, उनको वादा माफ गवाह बनाते, उनको आप वादा माफ गवाह बनाते 3 साल 8 महीने में फालूदे वाले को और सजाएं देते। अब ये पीटना और ये टिकटॉकर से मिलना इनको कुछ नहीं है।
I got your point. हम मुझे तो शौकत कराची साहब के पास जाना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो नैब खत्म कर देते हम। All right. नेक परहेजगारों की amendment हुकूमत की है, करती। गूगल पे जरदारी साहब का नाम टाइप कर लें। शौकत जरदारी साहब, आप साहब लोगों दुनिया की के नेक बहस तरीन सुनकर इंसान है, चले गूगल गए ये हैं। बता रहा है। बारी बारी बात छोड़ दे। थोड़ा बेटर हो जाता है। 11 एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।